चलो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है ये बहुत सिंपल चैप्टर है, पर सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्हें अच्छे से आ जाए। जिसको ये चैप्टर अच्छे से सॉल्व करना आ गया उसके लिए इससे सिंपल चैप्टर और कोई है ही नहीं मैथ्स में। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स बन जाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत दिक्कत देता है। दिक्कत क्यों देता है ये चैप्टर, मैं आपको स्टार्टिंग में इसका रीजन बता देता हूँ। ये चैप्टर की दिक्कत देने का रीजन है आपको टर्म्स नहीं पता होते, चैप्टर की लैंग्वेज नहीं समझ में आती। तो चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले एक जनरल सा टर्म है पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होते हैं आप सबको पता है। बहुत सारे अलग अलग तरह के पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं नेचर में। एक पैटर्न का सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे अगर कुछ ऐसा आपको दे रखा और बोला है नेक्स्ट एरो बताओ हमें कैसा होगा, तो आप अगर ध्यान से नोटिस करो, पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, तो नेक्स्ट कौन सा होगा? राइट। और फिर इसके बाद क्या आएगा? फिर लेफ्ट। तो ये एक पैटर्न है जिसमें कुछ रेपिटेशन है या कुछ लॉजिक हमें समझ में आ रहा है कहीं पे, तो वहां पे हमें पैटर्न मिल रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, सेकेंड एग्जांपल पैटर्न का। जैसे हमें नेचर में पैटर्न्स दिखते हैं, नेचर में हमें बहुत सारे इस तरह के पैटर्न्स दिखेंगे। ऐसे नंबर्स में भी पैटर्न्स होते हैं। नंबर्स में कैसे पैटर्न होते हैं? जैसे 2 4 6 8 10। नेक्स्ट टर्म बता दो आप मेरे को, नेक्स्ट टर्म बता दो इसके बाद। तो ये इवन नंबर का पैटर्न दिख रहा था हमें, तो हम नेक्स्ट टर्म बहुत इजीली बता पाए कि 10 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 12, फिर 14, फिर 16। या फिर इसको समझने का एक और तरीका है, हम पिछले टर्म में 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें अगला टर्म मिल रहा है, मतलब 4 में 2 ऐड करेंगे 6 मिलेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 मिलेगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो आप जैसे मर्जी समझो, इवन नंबर्स का पैटर्न बोल लो इसे, या फिर पिछले नंबर में 2 2 कॉन्स्टेंटली ऐड करते जा रहे हो। आपके ऊपर है आप इस पैटर्न को किस तरीके से समझते हो। अब एक और मैं पैटर्न आपको बताता हूँ, आप मेरे को इसमें बताओ इसमें क्या हो रहा है या इसमें क्या चीज फॉलो हो रही है, और नेक्स्ट टर्म बताना है आपको। ये क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा जब मैं कहूंगा यार वीडियो को पॉज कर लो और जल्दी से, अब मैं बीच में 2 मिनट चुप बैठा रहा हूँ उसका फायदा नहीं है ना। वीडियो को पॉज कर लो और जल्दी से इसका आंसर ढूंढो। होपफुली इतने टाइम ले लिया हमने तो आपने ढूंढ ही लिया होगा इसका आंसर। अगर नहीं ढूंढा तो कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 1/8 से मल्टीप्लाई करूं 4 को, तो मेरे को 1/2 मिल जाएगा। 1/2 को मैं 1/8 से मल्टीप्लाई करूं तो 1/16 मिलेगा। 1/16 को 1/8 से मल्टीप्लाई करने पे 1/128 मिलेगा। नेक्स्ट टर्म 1/128 को 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, 1/1024। तो नेक्स्ट टर्म आपको मिल गया। ऐसे नेचर में और भी बहुत सारे पैटर्न्स मिलते हैं। किस तरीके से? नेचर में जैसे हनी बी का आप हाइव देखोगे, हनी बी के हाइव का स्ट्रक्चर हनी कोम की फॉर्म में होता है। हनी कोम नाम सुना आपने? अब तो बहुत जगह यूज होता है हनी कोम पैटर्न, हनी कोम पैटर्न। चलो आप अब आगे कहीं पे भी ये सुनोगे तो वहां पे ध्यान से देखना, इस तरीके का कुछ पैटर्न होता है, इसे हनी कोम पैटर्न कहते हैं। ये भाई एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें हैं। हनी कोम पैटर्न एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी। एक्चुअली ये जो पैटर्न है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को हेक्सागन कहते हैं। तो हनी बीज ऐसे हेक्सागन, हनी बी के हाइव में अगर आप जूम करके देखोगे उसे, या फिर माइक्रो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखोगे या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे, तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा। नेकेड आइज से भी दिख जाएगा, ऑब्जर्व अगर आप करोगे पास से जाके। तो नेचर में ऐसे सनफ्लावर में भी दिखते हैं पैटर्न, और भी बहुत सारे अलग अलग जगहों पे ऐसे पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं।
नंबर्स में आपने पैटर्न देख ही लिया है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है, इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। ये किसने इन्वेंट करा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या किसने इंट्रोड्यूस करा हमें? तो कार्ल फ्रेडरिच गॉस नाम के एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने हमें एपी से इंट्रोड्यूस कराया था। अब ये तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा सुन के, पर बोरिंग नहीं है, वरना मैं इंट्रोड्यूस ही नहीं कराता अगर ये बोरिंग होता तो। इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एपी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये चलो आप लोग गेस करो कि इन्होंने कितने साल की उम्र में, या इन्होंने किस एज में गेस करा होगा, मेरी एज में या आपकी एज में? एपी इन्होंने किस उम्र में गेस करा होगा, मेरी एज में या फिर आपकी एज में? तो आप बहुत सरप्राइज हो गए सुन के कि इन्होंने आपकी एज में एपी, आपसे भी छोटी एज में शायद इनफैक्ट, एपी इन्होंने डिस्कवर करा था या इंट्रोड्यूस करा था। और इन्होंने एपी इंट्रोड्यूस कैसे करा था? 1 2 3 4 5, so on up to 98 99 100। एक्चुअली इनके स्कूल में इनकी मैथ्स की टीचर को इन्होंने ये नंबर ऐड करके दिखाया था, इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा सीक्वेंस ऐड करके दिखाया था इन्होंने। अभी ये मैं क्या बोल रहा हूँ सीक्वेंस वगैरह अभी देखते हैं आगे। पर यहाँ पे इतनी छोटी एज में इन्होंने ये इतना बड़ा सीक्वेंस ऐड करके दिखाया। अब आप में से कोई उठ के बोलेगा सर ये तो मैं भी ऐड करके बता देता हूँ, तो मेरा भी नाम लिखो ऐसे बुक्स में इनके जैसे। तो ऐसा नहीं होगा भाई, इन्होंने कुछ सेकंड्स लिए थे और ये ऐड करके बता दिया था, वो भी ओरली। तो अगर आप भी कर सकते हो, आपका भी नाम लिखा जाएगा। मैं नहीं लिखूंगा पर। अच्छा, अब इन्होंने करा क्या था, या इनका थोड़ा सा ना मजाक भी उड़ा देते हैं, कार्ल फ्राइड रिच, मतलब फ्राइड अमीर बॉस। तो देखो इन्होंने क्या नोटिस करा, इन्होंने नोटिस करा पहला टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करते हैं, 1 और 100 कितना आएगा? 101। इन्होंने एक और चीज देखी, इन्होंने कहा अगर मैं 2 उठाऊं, मतलब आगे से दूसरा टर्म और पीछे से दूसरा टर्म लूं, तो इन दोनों का सम करके देखते हैं, 101। आगे से तीसरा टर्म, पीछे से भी तीसरा टर्म, 3 + 98 कितना हो गया? 101। तो इन्होंने कहा, इन्होंने थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करा। इन्होंने कहा कि हर, मतलब जितना आगे से जितनावा टर्म मैं ले रहा हूँ, पीछे से भी उतना टर्म लेने पे, उनका सम करने पे हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। तो इन्होंने सोचा कि ये 1 से लेके 100 तक, 101 के 50 पेयर्स हो गए। 50 पेयर कैसे? ऐसे इन्होंने 50 पेयर बना लिए। अब ये 50 पेयर ही तो बनेंगे, एक आगे से एक पीछे से नंबर लिया, एक आगे से एक पीछे से, तो टोटल 100 नंबर थे। दो दो के पेयरिंग कर दी तो 50 पेयर हो गए ना ऐसे। तो 50 पेयर्स हैं, एक पेयर का सम है 101, तो 50 पेयर्स का सम कितना होगा? 50 × 101, तो मतलब 5050, इसका सम आ गया। अब भाई ऐसे ही नहीं कहते, कॉमन सेंस इज कॉमन बट हार्डली कॉमन। तो इन्होंने ये पैटर्न ऑब्जर्व करा और हमें एपी से इंट्रोड्यूस करा दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, इन्होंने क्यों ऑब्जर्व करा पैटर्न, चैप्टर एक पढ़ना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। ऐसे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, तुम सोचते रहो जो सोचना है भाई। इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि इतनी छोटी एज में इन्होंने ये पैटर्न ऑब्जर्व करा। अगर ये भी ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों का ऐसा कुछ नहीं होता कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैथमेटिशियन है, तो कुछ इनके ब्रेन में भगवान ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लगा के भेजे हैं कि नहीं बेटा तू जाके आगे एपी डिस्कवर करेगा, ले थोड़ा गोल्ड ले ले, थोड़ा चांदी भी ले ले, थोड़ा प्लैटिनम भी लगा देता हूँ और थोड़े डायमंड भी डाल देता हूँ तेरे ब्रेन में। ऐसा नहीं है कुछ, जैसे इनका ब्रेन है वैसे ही आपका ब्रेन है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको भी ये पैटर्न्स दिखने लगेंगे। ठीक
है, आपको भी ये चीजें समझ में आने लगेंगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि इंटरेस्ट लेके ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको भी ये चीजें दिखाई देंगी। और मैं इस पूरे चैप्टर के दौरान या इस पूरे चैप्टर के थ्रू मैं आपको यही पैटर्न्स ढूंढने सिखाऊंगा, इसी तरीके से ये चीजें करनी सिखाऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन तो हो गया एपी का, अब टर्म्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहला टर्म सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in some specific pattern under some law। तो कुछ लॉ के अंडर नंबर्स का अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक पैटर्न में करना है, किसी स्पेसिफिक पैटर्न में करने को ही सीक्वेंस कहते हैं। अब सीक्वेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। सीक्वेंस को ऐसे ये ब्रैकेट्स के अंदर रख देते हैं, कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, टर्म की डेफिनेशन आप लिख लो। ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। तो टर्म की डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिल गया, टर्म पता लग गया क्या होता है। सीक्वेंस के हर एक नंबर को उसका टर्म कॉल करते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ मेरे को सेकेंड टर्म बताओ सीक्वेंस का और फिफ्थ टर्म बताओ सीक्वेंस का। सेकंड का मतलब है जो सेकंड पोजीशन पे है वो वाला टर्म। फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, सेकंड पोजीशन पे 4 है, तो सेकंड पोजीशन पे 4। फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? 10। तो फिफ्थ टर्म हो गया सीक्वेंस का 10, सेकंड टर्म हो गया सीक्वेंस का 4। अगर मैं आपको बोलूं nth टर्म बताओ इस सीक्वेंस का, nth टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका xn या फिर ए के नीचे, ए के पैरों में एन लगा दो, ए का सबस्क्रिप्ट में एन। ये एन नीचे जो लगाते हैं ना अलग से, इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो एक्स के सबस्क्रिप्ट में एन, ए के सबस्क्रिप्ट में एन, इसे nth टर्म कॉल करते हैं। nth टर्म का एक और नाम होता है जनरल टर्म। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करके अलग से रख लो कि अगर आपसे कोई लॉ पूछता है, इफ समवन आस्क्ड यू राइट द लॉ ऑफ सीक्वेंस, तो ये मैं लिखने नहीं वाला यार, बोरिंग हो जाता है फिर। इफ समवन आस्क्स यू टू राइट द लॉ ऑफ सीक्वेंस, ही इज जस्ट वांटिंग या ही इज जस्ट आस्किंग फॉर nth टर्म और जनरल टर्म। तो यहाँ पे नोट करके आप अलग से लिख लो कि इफ समवन इज आस्किंग यू अबाउट द लॉ ऑफ सीक्वेंस, देन ही इज जस्ट आस्किंग यू फॉर nth टर्म और जनरल टर्म। अब आपको मैं पूछता हूं इसका nth टर्म लिख के बताओ। एक सबसे पहला मैं आपको हेल्प कर देता हूँ एक्सएन लिखने के लिए। इसका एक और रिप्रेजेंटेशन कुछ बुक्स में यूज कर देते हैं, टीएन भी बोलते हैं इसे। अपना ऊपर है यार, ये एक्स की जगह कुछ भी लिखते रहो, नीचे सबस्क्रिप्ट में एन है तो अंडरस्टूड है nth टर्म। समझ में आ गया? अलग अलग बुक के राइटर्स अलग अलग चीजें यूज करते हैं, मतलब अलग अलग रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो nth टर्म लिखना सीखते हैं। आप देखो nth टर्म लिखना बहुत आसान होता है। मैंने 2n लिख दिया, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 है तो xn 2 into 1 मतलब x1। फर्स्ट टर्म आ गया, 2 into 1 2। n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ और n equals to 1 और n equals to 2 देखते हैं। तो x2, x2 मतलब सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे आएगा? n की जगह बस 2 रख दो, अपने आप आ जाएगा। और फॉर n equals to 3,
n इक्वल्स टू थ्री के लिए क्या होगा, n की जगह थ्री रखेंगे तो x3 इक्वल्स टू टू इंटू थ्री, तो x3 का मतलब थर्ड टर्म अपने आप 6 आ गया। तो अगर आपको कोई nth टर्म बता दे तो आप पूरा सीक्वेंस लिख सकते हो। कैसे? ऐसे भाई देखो, यहाँ पे जनरल टर्म या nth टर्म आपने लिख दिया, आपको दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन के दो टाइप्स होंगे, या यहाँ पे अलग से नोट कर लो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। फर्स्ट टाइप इसकी सीक्वेंस देके nth टर्म पूछ लेंगे, या फिर nth टर्म देंगे और कहेंगे सीक्वेंस बना दो। क्लियर हो गया? सीक्वेंस का एक और एग्जांपल देखते हैं। सीक्वेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, टू का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसका nth टर्म आप मेरे को बता दो, n का स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बहुत सिंपल है, वन का स्क्वायर मतलब n की जगह वन आ गया तो x1 वन का स्क्वायर, n की जगह टू आ गया तो n की जगह टू, तो टू का स्क्वायर, n की जगह थ्री आ गया तो थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने मर्जी टर्म्स लिखते रहो। इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल थोड़ा अच्छा सा ले लेते हैं, बहुत मुश्किल एग्जांपल है इसका, मेरे को तो नहीं लगता आप लोग लिख पाओगे, इतना मुश्किल है। इसका nth टर्म बताओ। तो यहाँ पे कौन है, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर का जनरल फॉर्मूला बता दो, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला याद है ऑड नंबर्स का? ऑड नंबर्स को लिखने का तरीका होता है टू एन माइनस वन। एक और तरीके से लिखते थे ऑड नंबर्स को, टू एन प्लस वन। तो इन दोनों में से सही कौन सा है? ऑड नंबर को टू एन प्लस वन भी लिखते हैं और टू एन माइनस वन भी लिखते हैं। यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, ये वाला या फिर ये वाला? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है इसको बताने के लिए। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो। तो आंसर इज दिस। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, n इक्वल्स टू वन रख के देखो, वन आ गया, n टू रख के देखो, थ्री आ गया। यहाँ पे अगर आप n वन रख के देखोगे तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा, टू इंटू वन प्लस वन मतलब थ्री। n यहाँ पे अगर आप टू रखोगे तो सेकेंड टर्म टू इंटू वन प्लस वन, टू इंटू टू प्लस वन, फाइव। तो अगर ये वाला फॉर्मूला है तो सीक्वेंस क्या आ रहा है, थ्री, फाइव, सेवन एंड सो ऑन। तो ऑड नंबर्स अगर थ्री से शुरू हो रहे हैं तो ये फॉर्मूला लिखोगे टू एन प्लस वन, और अगर वन से स्टार्ट हो रहे हैं तो टू एन माइनस वन। तो आंखें बंद करके ये नहीं करना कि अरे टू टू एन प्लस वन भी पढ़ा था तो टू एन वन प्लस वन ही लगा देते हैं, ये यूज करते हैं। अरे देखना भी है, यहाँ पे ये लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है तो दोनों ही ऑड नंबर्स के लिए, पर ये थ्री से स्टार्ट होगा अगर एन वन रखेंगे तो, यहाँ पे एन वन रखेंगे तो वन से स्टार्ट होगा, तो ये करेक्ट है, ये गलत है यहाँ पे। अगर कहीं सीक्वेंस थ्री से स्टार्ट हो रहा होगा ऑड नंबर्स का तो वहां पे ये लिख देना। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ सीक्वेंस का। फोर्थ एग्जाम्पल में टू, थ्री, फाइव, सेवन के बाद 11, 13, 17 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस कौन है? तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस है। अब प्राइम नंबर की सीक्वेंस है तो प्राइम नंबर का nth टर्म मैं आपको नहीं बोलूंगा निकालने के लिए, क्योंकि इसको लिखने का कोई लॉ नहीं है। देयर इज नो लॉ और पैटर्न टू राइट इट।
बट अब मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं, प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस मैंने बोल दिया ऑलरेडी, पर इसको लिखने का ना तो कोई लॉ है और ना ही इसको लिखने का कोई पैटर्न है, फिर भी ये सीक्वेंस है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अब लिखा है तो ऑफ कोर्स है सही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सीधा सा आपको एक पॉइंट लिखा दूंगा जो यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू, कि इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू राइट अ लॉ फॉर अ सीक्वेंस। सीक्वेंस के लिए कोई लॉ लिखना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। कोई एक जनरल रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ऑफ कोर्स हो रहा है। क्या? कि सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर ही लेने हैं, तो एक रूल है जिसके अंडर ये सारे नंबर्स बाउंड है, तो ये सीक्वेंस डेफिनेटली है। कोई रूल फॉलो करते हैं नंबर्स तो सीक्वेंस में उन्हें कहते हैं वो सीक्वेंस में। जरूरी नहीं है कि हर एक सीक्वेंस का आप कोई लॉ लिख सको या कोई फॉर्मूला लिख सको। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ गया आपको अच्छे से? सीक्वेंस की डेफिनेशन में हमने बोला तो कोई पैटर्न कोई रूल के अंडर बाउंड हो अरेंजमेंट नंबर्स का, उसे सीक्वेंस कहते हैं। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि हर एक सीक्वेंस का रूल लिखना जरूरी है या हर एक सीक्वेंस का रूल लिख सकते हैं, तो ये ट्रू नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट होता है बहुत सारे लोगों को, पर आपको ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है कि हर एक सीक्वेंस का लॉ लिखना पॉसिबल नहीं होता। और सीक्वेंस का अगर आपसे पूछे आप किसको सीक्वेंस बोलते हो, तो आप बोलोगे कोई भी नंबर्स का अरेंजमेंट किसी पैटर्न के अंडर या किसी लॉ के अंडर हो, उसे हम सीक्वेंस कॉल करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टर्म, सीक्वेंस हमने पढ़ लिया क्या होते हैं। अब सीक्वेंस के बाद नेक्स्ट टर्म जो आता है वो है सीरीज। तो सीरीज की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सीक्वेंस के टर्म्स को प्लस या माइनस साइन के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ दो तो सीरीज बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सीक्वेंस लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं सीक्वेंस, इसके टर्म्स को प्लस के साइन के साथ जोड़ दो तो सीरीज बन गई। ये सीक्वेंस है, ये सीरीज है। माइनस के साइन के साथ भी जोड़ सकते थे तो भी ये सीरीज एक कहलाती। अब कहीं पे किसी ने ये कर दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी सीरीज ही है। तो सीक्वेंस के टर्म्स को प्लस और माइनस के साइन के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दो तो सीरीज बन जाती है। लिख देता हूं भाई डेफिनेशन, टेंशन मत लो। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा सीक्वेंस और सीरीज। नेक्स्ट टर्म है प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? प्रोग्रेशन, द सीक्वेंस that have some definite pattern। तो सीक्वेंस जिसके पास कोई डेफिनेट पैटर्न होता है इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। अब टेंथ की लेवल पे मैं आपको दो तरीके के प्रोग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। आपके सिलेबस में टेंथ की लेवल पे सिर्फ दो
तरीके के प्रोग्रेशन है. फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म लिख लेना. सेकेंड टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये दो तरीके के प्रोग्रेशन है जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं और आपके 10th के सिलेबस में. तो पहले टाइप का प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कौन से होते हैं या क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन ये देखते हैं. तो इफ difference between two consecutive terms is constant, then the progression is called arithmetic progression. अगर दो consecutive terms के बीच का difference constant हो तो उस progression को कहते हैं arithmetic progression. क्लियर हो क्या? नहीं हुआ? एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से क्लियर होगा. जैसे 2 4 6 8. अरे सिर्फ डेफिनेशन से कैसे क्लियर हो सकता है भाई? तो हाँ कैसे बोल सकते हो आप लोग कि अभी क्लियर हो गया? अभी एग्जाम्पल दूंगा, इसे समझाऊंगा, तब समझ में आएगा ना कि क्या बोलना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा लो. जैसे सेकेंड और फर्स्ट टर्म उठाते हैं. तो सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखते हैं कितना है. 2. थर्ड और थर्ड और सेकेंड टर्म का डिफरेंस देखो. फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस देख लो. फोर्थ और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस देख लो. तो सबके बीच का डिफरेंस हमेशा देखो एक कांस्टेंट आ रहा है. ठीक है. इस कांस्टेंट का एक स्पेशल नाम है द कांस्टेंट डिफरेंस हैज अ स्पेशल नेम. और इस स्पेशल नेम क्या है? कॉमन डिफरेंस. देख लिया कितना स्पेशल नाम है इसका, कांस्टेंट डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस. तो ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है हर एक टर्म में, इसको हम कॉमन डिफरेंस कॉल करते हैं और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर हो गया? जो भी फर्स्ट टर्म होता है प्रोग्रेशन का उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं और ए से डिनोट करते हैं. क्या क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनते रहो. ऐसे बस ये चैप्टर ऐसे ही है, कॉमन कॉमन सी है सारी चीजें. सब चीज लॉजिकल है और सब चीज अंडरस्टूड है, नाम ही उनका सजेस्ट कर देते हैं. तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फर्स्ट टर्म बोलते हैं और उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं. कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर हो गया? अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, चलो पहले कॉमन डिफरेंस के बारे में एक स्पेशल पॉइंट बता देता हूँ, नोट कर लो इसे अलग से. कॉमन डिफरेंस D can be positive as well as negative. ठीक है. अब ऐसा कैसे? यहाँ पे पॉजिटिव था, अगर मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा लिख दूं तो अगर मैंने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरीके से लिख दिया तो यहाँ पे डी की वैल्यू आपसे पूछी तो 10 -12 -2. देखो 8 -10 -2, तो यहाँ पे तो नेगेटिव आ रही है. तो कॉमन टेंशन नहीं लेनी, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है. कहीं आप फालतू में कंफ्यूज होते रहो, इसलिए ये चीज आपको पहले ही बता दी कि कॉमन डिफरेंस बस वैल्यू सेम आनी चाहिए हर बार. जब भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब आगे वाले टर्म को उससे पिछले वाले टर्म से माइनस करोगे
तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? आगे वाले टर्म को पिछले टर्म से माइनस करते हैं। ये हिंदी में लिख लो, आगे वाले टर्म को पिछले टर्म से माइनस कर दो। फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने का तरीका। और एपी बताना है कि कोई सीक्वेंस एपी नहीं है, एपी है या नहीं है, कैसे बताओगे? तो एक और यहाँ पे लिख लो, टू चेक whether a sequence is an AP or not। इसका क्या तरीका है? If T is constant, अगर D constant है then it is AP, otherwise not। तो यहाँ पे हमने AP का कॉमन डिफरेंस देख लिया, फर्स्ट टर्म को A कॉल करते हैं, ये देख लिया। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, या एक पैटर्न दिखाता हूँ। चलो दो तरीके के एपी होते हैं, ये भी देख ही लो, जब पढ़ ही रहे हैं थ्योरी तो पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ एपी बहुत सिंपल सा है। पहला फाइनाइट एपी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो फाइनाइट एपी लिख लेना आगे डेफिनेशन में। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट इन एन एपी देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। इफ number of terms are infinite in an AP then it is called infinite AP। तो अगर मैं इसे डॉट 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 लिख कर देता हूं तो इसका मतलब है ये इनफाइनाइट एपी है। अब जैसे मैंने पीछे यहाँ पे 12 से सिर्फ 2 तक के टर्म्स लिखे थे, तो ये फाइनाइट एपी का एग्जांपल है। तो टाइप ऑफ एपी आपको पता लग गया। और यहाँ पे अब एपी के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। 2 4 6 8 10 है। आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बता सकते हो 2 है। फर्स्ट टर्म में मैंने कॉमन डिफरेंस को ऐड करा, मेरे को नेक्स्ट टर्म मिल गया। अब 4 में मैंने अगेन 2 ऐड करा तो मेरे को 6 मिल गया। इसको ऐसे बोलने की बजाय मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो 2 में मैंने 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करा, तो देखो 2 से 6 पे पहुंचना है तो 2 बार 2 ऐड करना पड़ेगा ना। तो 2 इंटू 2 लिख दूं, उसको 2 बार ऐड करना है 2 को, तो थर्ड टर्म मिल गया। अगर फोर्थ टर्म की बात करूं तो 2 में कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड करना पड़ा? 1 2 3, तो मेरे को थर्ड टर्म मिल गया। अब अगर फोर्थ मतलब 1 2 3 4 फोर्थ टर्म मिल गया था, सॉरी गलत मतलब टंग स्लिप हो गई। 2 में हमने 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करा तो फोर्थ टर्म मिला। 2 में हमने 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करा तो थर्ड टर्म मिला। 2 में एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड करा तो सेकंड टर्म मिला। अब फिफ्थ टर्म के लिए देखो कितनी बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा? 4 बार। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला पूछूं तो फर्स्ट टर्म में जो पोजीशन है उससे एक कम बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ रहा है। जैसे फिफ्थ टर्म था, फिफ्थ से एक कम बार कॉमन डिफरेंस ऐड करा मतलब 4 आया, देखो यहाँ। फोर्थ टर्म था तो पोजीशन से एक कम बार मतलब 3 बार। तो अब अगर nth टर्म है तो पोजीशन से एक कम बार, बार का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारा जनरल टर्म मिल गया हमें एपी का। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है और कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आ रखा है, कुछ स्पेशल नहीं है इसके बारे में। याद रखना है, डायरेक्टली याद रख लो, इस तरीके से याद रखना है, इस तरीके से याद रखना है। एन पोजीशन है टर्म की, डी कॉमन डिफरेंस है और ए फर्स्ट टर्म। तो nth टर्म ऑफ एपी आपको पता लग गया, जनरल टर्म आपको निकालना आ गया किसी भी एपी का। अब एक क्वेश्चन करते हैं।
तो क्वेश्चन लिखो आप, फाइंड द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 2 and common difference is 3। तो फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू 2 है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 है। तो फर्स्ट टर्म लिख देते हैं। तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 5। इसमें एक और बार ऐड कर देते हैं कॉमन डिफरेंस को, तो अगला टर्म मिल जाएगा। इसमें एक और बार ऐड कर देते हैं कॉमन डिफरेंस को, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। इसमें एक और बार ऐड कर देते हैं कॉमन डिफरेंस को, अगला टर्म मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो आपको आपका एपी मिल गया 2, 5, 8, 11, 14 डैश 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 डैश। अगर फॉर्मूला से करना चाहें तो nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपके पास दो मेथड्स हैं इसे करने की, मेथड 1 और ये मेथड 2। दोनों ही 100% करेक्ट है, कोई इनमें कम ज्यादा नहीं है। एपी ढूंढने के लिए कह रहे थे तो कॉमन सेंस से आप लिख दो या फिर फॉर्मूला से लिख दो। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो n की जगह 1 रखना है, तो a 1 माइनस 1 0 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है 2 और 0 तो 2। सेकेंड टर्म ऑफ एपी ढूंढना है, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 2, 2 माइनस 1 1 1 और डी की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो 2 प्लस 3 5। सेकेंड टर्म आ गया 5 की। थर्ड टर्म ढूंढना है एपी का, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 2 2 और डी की वैल्यू 3, तो 8 थर्ड टर्म आ गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो फॉर्मूला वाली मेथड से या फिर डायरेक्ट मेथड से। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, शो दैट सीक्वेंस डिफाइंड बाय, शो दैट सीक्वेंस डिफाइंड बाय an equals to 4n plus 5 is an AP। आपको ये बताना है कि सीक्वेंस जो इससे बनेगी इस फॉर्मूला से या इस nth टर्म से जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी में है, ये आपको दिखाना है। तो इसको दिखाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले सीक्वेंस फाइंड करते हैं। सीक्वेंस फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, n की वैल्यू 1 रख के। सेकेंड टर्म n की वैल्यू 2 रख के। थर्ड टर्म n की वैल्यू 3 रख के। अब आप देखो यहाँ पे इन दोनों में कितना डिफरेंस है 4 का, इन दोनों में भी कितना डिफरेंस है 4 का। तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो, नेक्स्ट टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो। देखो 21 फिर 25 एंड सो ऑन। तो 4 इंटू 4 प्लस 5 करके देखो फोर्थ टर्म के लिए। 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 करके देखो फिफ्थ टर्म के लिए। तो यहाँ पे 4 4 का गैप आ रहा है, तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो, सिंस कॉमन डिफरेंस is constant, therefore the sequence is an AP। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, इस वजह से जो सीक्वेंस है वो AP है। ये तो हो गई मेथड 1। अब मेरे पास इसको सॉल्व करने की एक और मेथड है, मेथड 2। मेथड 2 क्या कहती है, देखो मेथड 2 कहती है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करो पर दूसरे तरीके से। कैसे, सबसे पहले nth टर्म 4n प्लस 5 था ना, हाँ क्वेश्चन में 4n प्लस 5 था।
कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे एक और। n प्लस वन एथ टर्म और nth टर्म को माइनस कर दो तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। या फिर एक और तरीका है, nth टर्म में से n माइनस वन एथ टर्म माइनस कर दो, तो जो n प्लस वन एथ पोजिशन पे है उसमें से n पोजीशन वाला माइनस कर दो, n पोजीशन वाले में से n माइनस वन एथ पोजीशन वाला माइनस कर दो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैं अभी ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो फर्स्ट ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन का मतलब क्या है, n की जगह n प्लस वन रखना है, और ए एन का मतलब वो तो मतलब n की जगह n ही है तो यही होगा। इन दोनों को माइनस करना है कॉमन डिफरेंस के लिए, तो इन दोनों की वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पे 4n प्लस वन प्लस 5 माइनस ए एन 4n प्लस, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4n कैंसिल, 5 कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंस देखो किसके इक्वल आ गया, 4। अब कॉमन डिफरेंस 4 के इक्वल आया, दैट मीन्स आर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, देयरफॉर द सीक्वेंस इज एन एपी। यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट है, वो नोट करने वाला पॉइंट ये है कि इन एपी द कॉमन डिफरेंस should be independent of it। मतलब अगर कॉमन डिफरेंस, if common difference is somewhat like this, then it is not an AP। अगर कॉमन डिफरेंस कोई कांस्टेंट आया, जैसे कुछ भी कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, देन इट इज एन AP। पर अगर अब कांस्टेंट आ सकता है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 है, कॉमन डिफरेंस 1/2 भी आ सकता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 0.5 भी आ सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पर कांस्टेंट होना चाहिए, हर बार यही वैल्यू आनी चाहिए जब भी आप माइनस करो, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं कि 4 3 2 1 ऐसे इंटीजर्स ही मिलेंगे, कॉमन डिफरेंस में इस तरीके के नंबर्स भी मिल सकते हैं। पर अगर कॉमन डिफरेंस में ऐसा कोई वेरिएबल आ गया तो वो एपी नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं आ रहा है, कोई कांस्टेंट आ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो या इंटीजर हो, तो चलेगा। क्लियर है? यहाँ पे अब आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ जब इतना सब कुछ बता ही रहा हूँ। सीक्वेंस कैन बी ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप ये पॉइंट यहाँ पे नोट करके रख लो बस, सीक्वेंस रियल नंबर की भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करती है, सीक्वेंस किसी के लिए भी एग्जिस्ट कर सकती है, चाहे वो रियल हो या फिर वो इमेजिनरी हो, ठीक है। या फिर कॉम्प्लेक्स मतलब आप छोटे बच्चे हो, भी 10th में हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बस नाम सुनना बहुत है, ठीक है। हमने जनरल टर्म देख लिया एपी का, एपी का मतलब एपी फाइंड करना सीख लिया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमें सम ऑफ एपी देखना है, और शायद ये काफी लंबा हो गया अभी, सम ऑफ एपी अभी थोड़ी मतलब नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ये हो चुकी है काफी लंबी क्लास, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।